हमारे चौके मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और आज बंद कर दो एक मान्यवर काशी राम जी के 87वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यहाँ पर बैठे हुए सभी सज्जनों के साथ मैं मान्यवर काशी राम जी को पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। बाबा साहब के बाद अगर कोई दलित मुकाम नेता हुआ है तो मान्यवर काशीराम जी हुए। मुझे मान्यवर काशीराम जी की बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं, इसको रख ही देते हैं। जो सबसे बड़ी बात लगती है, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही कुमारी मायावती बनी, इस बात से सिद्ध होता है कि मान्यवर काशीराम जी बहुत ही कुशल और श्रेष्ठ राजनीतिक थे। उन्होंने अपनी परिपक्वता सिद्ध की, जो उन्होंने 85-15 का जो फार्मूला दिया। कई बार हम देखते हैं कि वो पैर दिखाते हैं, पैर का देखने वाला और उसका पैर में अंतर बताते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ, समझता हूँ कि हम लोग मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, फैक्ट्रियों में काम हम करते हैं, दुकानों के जो शोरूम है उनमें काम हम करते हैं, लेकिन हमें मालिक कोई और होगा। काशीराम जी के बारे में एक बात बताई जाती है कि वो अवसरवादी थे। मतलब कि उन्होंने भाजपा से उन्होंने समझौता किया, समाजवादी पार्टी से समझौता किया, अवसरवादी पे मैं समझता हूँ काशीराम जी कहते थे कि हमें अवसरवादी बनना चाहिए, अवसर मिले तो हमें अवसर से कभी नहीं चूकना चाहिए। और आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, इतने बड़े बड़े सामाजिक लोग हैं, एक व्यक्ति कम से कम 100, 150, 200 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर व्यक्ति। तो यहाँ संख्या बहुत बड़ी है जो मेरे सामने बैठी है। और काशीराम जी जिस टाइम चले थे, उन्होंने जब अपना कारवां शुरू किया था साइकिल पे, वो गांव गांव गए, चप्पलों में ही चल देते थे। कई बार तो बताते कि उनकी चप्पल भी टूट गई, लेकिन काशीराम साहब ने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा साहब के जो विचार थे, जो उनका आंदोलन था, उस आंदोलन को अगर बाबा साहब के बाद किसी ने अगर घर घर में बाबा साहब को पहुंचाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पहुंचाया, उसका श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मान्यवर काशीराम जी। बहुत बड़ा काम किया है मान्यवर काशीराम जी ने। 1977 के अंदर 1977 में उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को लेके आए। उन्होंने देखा कि ये लड़की कुछ कर सकती है। उस समय बहन जी की उम्र से 21 या 22 साल रही होगी। उनकी, मैं बता रहा हूं कि उनकी परख कितनी ज्यादा थी, वो कितने दूर की सोचते थे कि उन्होंने बहन कुमारी मायावती को देखा कहीं बोलते हुए किसी मीटिंग में, और वो समझ गए कि ये लड़की आगे चलकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करेगी जो देश का नाम रोशन होगा, अपने दलित समाज का नाम रोशन होगा। और वो बहन जी को लेकर आए, बहन जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और मैं अभी कल परसों पढ़ रहा था कि मान्यवर काशीराम जी जब नौकरी करते थे तो उनको पता लगा भी बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब का मिशन अभी अधूरा है, उसको शायद हम और आगे ले जाएं। तो उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया। वो DRDO में एक साइंटिस्ट थे, अपना घर छोड़ दिया और समाज को एक करने में निकल गए, एक करने के लिए निकल गए। आज अब हम एक संस्था चलाते हैं, मैं अकेले में रहता हूं, तो वहां पर कुछ लोग पूछते हैं कि साहब कि हम आपके संस्था से जुड़े क्यों, जो आप ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जन चेतना समाते हो, चलाते हो, क्यों जुड़े हम, हमें मिलेगा क्या? काशीराम जी ने इसका जवाब दिया था कि आपको यहां ना तो मैं नौकरी दे रहा हूं, अगर मेरे मूवमेंट से जुड़ोगे, ना ही मैं कोई नौकरी दे रहा हूं आपको, ना ही कोई आपको मैं तनख्वाह दूंगा। आपको अगर समाज का काम करना है तो आपको कुछ त्याग भी करना होगा, आपको समाज के साथ जुड़ना होगा।
कांशीराम जी ने कहा था मुझे वोट दो, वोट के साथ मुझे पैसा भी दो, तभी राजनीति होगी। और बाबा साहब के आंदोलन को माननीय कांशीराम जी घर घर गए, वहां से एक घर में जाकर उन्होंने किस तरीके से किया होगा कि पंजाब का व्यक्ति इलाहाबाद में जाकर चुनाव लड़ रहा है, इटावा में जाकर चुनाव लड़ा, पहले हारे, फिर हराया, उसके बाद में जीत गए। ये कांशीराम जी ने हमको सिखाया है। हमें राजनीति करनी चाहिए, राजनीति ही वो सभी तालों की चाबी है। ये कांशीराम जी, हम क्या करते हैं कि आज भी हम बहुत सारे संगठन चला रहे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं प्रत्येक व्यक्ति एक संगठन से जुड़ा हुआ है, और हम क्या करते हैं, हम भी स्टेज पे कहते हैं कि हमारा संगठन कोई राजनीतिक नहीं है भाई, पॉलिटिकल नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है, नॉन पॉलिटिकल मन चाहिए। लेकिन हम किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कांशीराम जी ने कहा था, आज हम कांशीराम जी की बात करें तो कांशीराम जी ने कहा था कि राजनीति तो करनी पड़ेगी, बिना राजनीति के आप कुछ नहीं कर सकते इस देश के अंदर। कि राजनीति एक ऐसी की है, ऐसी चाबी है कि उसी से सारे ताले खुल सकते हैं। इसलिए राजनीति हमको करनी होगी, हमें घरों से बाहर निकलना होगा, एक दूसरे से जुड़ना होगा। आज हम यहाँ बैठे हैं तो कांशीराम जी के विचार, माननीय कांशीराम जी की जो बातें हैं, हम यहाँ जो कर रहे हैं, उन बातों को हमें अपने घर घर दूसरे लोगों को भी बताना होगा, तभी तो बात बन पाएगी। वरना संगठन तो हमारे बहुत सारे हैं, संगठन होने भी चाहिए। संगठन एक आजकल जो इतने लोग यहाँ बैठे हैं सब संगठन चला रहे हैं, संगठन के माध्यम से आज हम इकट्ठे हुए हैं। सारे संगठन ना होते तो शायद अभी पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन माननीय कांशीराम जी ने कहा था कि राजनीति जरूर करो, राजनीति ही आपको कहीं कुछ लेके जा सकती है। वरना आजकल हमारे पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर हमारे लोग बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। उसके लिए कांशीराम जी ने कहा था कि सड़कों पे आओ, अपनी ताकत दिखाओ, और हमें ऐसी ताकतें पहले भी दिखा चुके हैं। तो मैं तो आज मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूं कि जो 85 और 15 का जो कांशीराम जी ने फॉर्मूला दिया था, हमें उस पर काम करना चाहिए। 85% हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन सत्ता वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें एक होकर काम करने हैं। हमें अपनी ये नहीं कि हाँ भी मैं तो इनके इस प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, मेरा तो तुमने मेरा फोटो नहीं लगाया, आपने तो मेरा मुझे मंच पे ही नहीं बुलाया, सारा काम तो यार मैं ही करता हूँ, मुझसे पैसे तो ले लेते हो लेकिन मेरा कभी फोटो नहीं खिंचवाते। तो हमें कुछ चीजों को छोड़कर समाज के लिए आना पड़ेगा, पैसे से भी कुछ ना कुछ मदद करनी पड़ेगी, और समय तो हमें देना ही पड़ेगा। और आज यहाँ जितने भी मान्यवर बैठे हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ विचार गोष्ठी रखी। ये विचार गोष्ठी मेरे को तो बहुत अच्छी लगी कि ऐसे विचार होते रहने चाहिए। मान्यवर कांशीराम जी के जो विचार है आज हम लोग जानेंगे, एक दूसरे से रूबरू होंगे। सभी को जय हिंद, नमस्कार। और यहाँ पर बसे सभी प्रबुद्धजनों को नमो बुद्धाय, जय हिंद। आज यदि मान्यवर साहब हमारे बीच होते तो 87 वर्ष के होते। आज उनका 87वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं। उनका वो बेशक हमारे बीच ना हो, लेकिन उनका सामाजिक आंदोलन और उनका राजनीतिक गणित हमारे बीच है। इस देश में दो तरह के नेता हुए, एक जिन्होंने देश पर राज किया और दूसरे जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। तो मान्यवर साहब उन व्यक्तियों में हैं जिन्होंने हमारे दिलों पर राज किया। आज ऐसे शख्सियत को नमन करते हैं जिन्होंने बहुजन समाज में वो चेतना जगाई है जो सालों से दबी पड़ी। वो अपने आंदोलन को सामाजिक बदलाव का आंदोलन कहते थे और कहते थे कि सामाजिक बदलाव और राजनीतिक सत्ता दोनों एक सिक्के के दो पहलू। वो उस सामाजिक बदलाव को राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब रहे, जिसके पीछे बाबा साहब, संत रविदास और न जाने कितने हमारे बहुजन महापुरुषों का त्याग और बलिदान था। उनके अथक प्रयासों से उत्तर भारत में बाबा साहब के मिशन को गति मिली। उन्होंने पहिए पर अंबेडकरी मेला, जन संसद और साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया।
मैं इतिहास का शिक्षक हूं। इतिहास 3 कालखंडों में विभाजित है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत। लेकिन जब मान्यवर साहब को पढ़ा तो चकित रह गया। उन्होंने कहा कि इतिहास 5 खंडों में विभाजित है। पहला बुद्ध काल, दूसरा ब्राह्मण काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल और अब चला है संविधान काल। इतना सूक्ष्म ज्ञान जो शायद अन्य उस समय के नेताओं में नहीं था। मंडल आयोग के विरोध में जो जन सैलाब उन्होंने एकत्र किया, जिसके फलस्वरूप लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता निकल कर आए, उस आंदोलन की उपज कई नेताओं को उन्होंने अपने बीच से निकाला। मान्यवर साहब यदि आज होते तो ये कारवां कहां पहुंच गया होता, ये बताने के लिए हमारे पास हमारे बड़े भाई जयप्रकाश जी बैठे हैं, जो विस्तृत रूप से बता पाएंगे कि मान्यवर साहब की कमी आज हमको कितनी महसूस हो रही है। मान्यवर साहब आज से लगभग 25 वर्ष पहले 17 मार्च 1996 को दादरी के मिनी महल इंटर कॉलेज में एक जनसभा, जिसकी वोट 85% है, वो उपनाम नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? और बहुजन समाज न्याय देने वाला समाज कैसे बन सकता है? उनके द्वारा उठाए गए वो सवाल आज 25 वर्षों बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उन्होंने उस समय उठाए थे। दलित समाज के साथ साथ पिछड़े वर्गों को भी उन्होंने एक सूत्र में बांध दिया और दलित पिछड़ा गठबंधन जो उन्होंने बनाया वो उनके आने से पहले और उनके जाने के बाद कभी ना बन सका। हालांकि उनके मार्गदर्शन में आज बहुजन समाज में हजारों युवाओं की फौज तैयार खड़ी है। बस उचित मार्गदर्शन और नेतृत्व की कमी लगती है। लेकिन बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4 सत्ता प्राप्त करने वाली बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर साहब ने बनाई थी, वो फिर से एक बार अपने चरम सीमा पर होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध और बाबा साहब को कोटि कोटि नमन, और उसके साथ ही समस्त महापुरुषों को नमन, कोटि कोटि नमन, जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज कल्याण में न्यौछावर कर दिया। उन्हीं में से हमारे काशीराम साहब का जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हम एकत्रित हैं और इस संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसी के साथ मैं सबको नमो बुद्धाय जय हिंद करता हूं। और एक वाक्य मैं आपको भेंट करना चाहता हूं कि अभी जो हमारे गंगाशरण बबलू जी ने ये बताया कि वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट था, इसमें मैं ये एक लाइन जोड़ूंगा कि उन्होंने जब ये कहा था कि ऐसे राष्ट्रपति आते रहेंगे और आप जैसा ये चेहरा मुश्किल लगता है नहीं आएगा, और वो दिन आज दिखाई दे रहा अपनी आंखों से, वो साक्षात है कि राष्ट्रपति तो आ गए लेकिन वो हमारे साहब काशीराम अभी तक नहीं आए। तो चरित्रार्थ हो गया। और इसी के साथ मेरा वाक्य है, एक बार हमारे साहब की ये तो भेंट की बात थी केरान नारायण साहब की, और कुछ बात उनके साथ में अटल बिहारी वाजपेयी की का वाक्य है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भाई काशीराम साहब, आप जो है ये जो बॉन्ड है, जो जाति का बॉन्ड है, इसको आप ये इतना मजबूत है कि इसको आपको तोड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है, इसको आप जरा सा भी हिला नहीं पाएंगे, जरा सा भी हिला नहीं पाएंगे। हमारे काशीराम साहब ऐसे साहब थे, उन्होंने कहा आप हिलाने की बात करते हो, मैं इसको झकझोर करके इतना कमजोर कर दूंगा कि आगे आने वाली मेरी पीढ़ी इसको ऐसे फाड़ के फेंक देगी। वो हमारे ऐसे साहब काशीराम थे, उन्हीं को लेकर के आज सब हमारे सत्ता भी आई और सत्ता आएगी भी, और सत्ता और बहुत मजबूत आएगी। हम दिल्ली से जो दूर है वो दिल्ली दूर नहीं होगी। मैं आपको विश्वास देता हूं कि ये जो सत्ता का अपनी स्वयं सत्ता का जो हमें वो दिया था, वो हमारे साहब काशीराम ने धीरे दिया। उससे पहले भी सत्ता में थे और पार्टियों में हम अपना राजनीति कर रहे थे, उससे पहले भी हमारे जगजीवन राम इस बात का उदाहरण है कि दूसरी पार्टी में रह करके सत्ता रहे, उन्होंने राजनीति की, लेकिन स्वयं सत्ता के जनक जो थे वो साहब हमारे काशीराम साहब थे, जिनकी आज हम जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनको अपना उसके लिए एकत्रित हुए संगोष्ठी के। इसी के साथ मेरा पुनः आप सबको उपस्थित नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।
कमाल। 32 डिग्री वाले बाबा तुमने कर दिया कमाल। भारत का संविधान बनाया तुमने बेमिसाल। भारत का संविधान बनाया तुमने बेमिसाल। और तुमने इतनी करी पढ़ाई 32 डिग्री तुमने पाई। ज्ञान की ऐसी कलम चलाई हम हो गए सभी निहाल। 32 डिग्री वाले बाबा तुमने कर दिया कमाल। और हिंदू धर्म तुमने ठुकराया कर गई बौद्ध धर्म की छाया। और कैसा समय सुहाना आया तुम बन गए वट वृक्ष विशाल। 22-32 डिग्री वाले बाबा तुमने कर दिया कमाल। वर्ण व्यवस्था थी बीमारी शूद्र वर्ण को पड़ गई भारी। ऐसी चलाई समता की यारी शूद्र वर्ण हुआ खुशहाल। 32 डिग्री वाले बाबा तुमने कर दिया कमाल। और नारी कितना दुख सहती थी लेकिन फिर भी चुप रहती थी। चुपके चुपके वो रोती थी। हिंदू कोड बिल लाकर तुमने लिया संभाल। 32 डिग्री वाले बाबा तुमने कर दिया कमाल। हरवीर सिंह का कहना भाई गर बाबा साहब के हो अनुयायी तो बौद्ध धर्म को लोय बनाई और भारत में कर दो बड़ी मिसाल। 32 डिग्री वाले बाबा तुमने कर दिया कमाल। जय भीम। पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य क्या था? इसके पीछे इतना सब करने के पीछे नौकरी छोड़ी, घर परिवार छोड़ दिया, उसके पीछे उनका मेन उद्देश्य क्या था? मोटो क्या था उनका? मोटो एक इस देश में जो बाबा साहब का विचार था, जो बुद्ध का विचार था, समता समानता और भाईचारा। इस देश में समता समानता और बंधुत्व का राज हो। समता समानता और बंधुत्व का राज हो, ये फंडामेंटल जो बुद्ध की समझ से चल रही है कि इस देश में सभी लोग समान हो, सब में समानता हो और सभी में एकता हो और प्यार हो और सबको अवसर मिले। उस फाउंडेशन को लेके बुद्ध थे। फिर बाबा साहब आए, बाबा साहब के काम कुछ दिन रुका रहा। इसके बाद मानवर साहब ने जब पढ़ा उसको तो उसको लेके फिर वो आगे बढ़े। लेकिन क्या है कि इस देश में जो बात है हमेशा ताकतवर की सुनी जाती है, बड़े व्यक्ति की मानी जाती है, जो ऊपर बैठता है, क्योंकि समाज उसको फॉलो करता है, वो हमारे आइडियल होते हैं। आज देश में हमारे देश का जो ऊपर बैठे हुए लोग कुछ भी करेंगे तो लाखों लोग उसको देखते हैं, सोचते हैं वैसा करते हैं, चाहे वो गलत करें चाहे वो अच्छा करें। तो जो सोच थी, जो मानवतावादी सोच थी साहब कांसी राम की, उनको लेके वो आए। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में हम लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे कि जाने के बाद हमारा मिशन आज कम पड़ गया। उन्होंने इस देश में जो तोड़ने वाली ताकतें थे आज भी तोड़ रही है। जो काम हमें करना समता समानता का सर बाबा साहब के बाद साहब ने किया, लेकिन उसके बाद काम हो चुका है। अब हम जुड़ने की बात ही नहीं कर रहे कहीं, हम किसी से मिलते नहीं है। इस टाइप की संगोष्ठियां बंद हो गई लगभग, जो कि कांशीराम साहब ने हमेशा कैडर दिया करते थे, लोग बैठते थे, बात करते, दो लोग भी होते थे, उनको भी समझाते थे। और काफी अपने पंजाब गए थे, उनको से मिले हुआ तो उनके साथ एक एक व्यक्ति को 12-12 घंटे तक समझाते थे। वो एक एक व्यक्ति को काली दल के नेता से हुआ और उनसे मिले, उन्होंने बताया कि साहब आए तो उनको 12 घंटे तक समझाया, 12 घंटे तक कैडर दिया उनको। वो बाद में काली दल छोड़ के साहब के साथ आए और पूरा जीवन में सबके लिए लगा दिया उन्होंने। तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि जैसे जन्म भी होगा मरण भी होगा, ये सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उनके काम को क्या हम आगे बढ़ा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं। तो हमें यही करना है, अगर हमको वास्तव में उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अपने हिस्से का थोड़ा सा काम करना है, जो कि समता समानता और बंधुत्व का राज है। हमें सभी को जोड़ना है एक बार फिर से और सद्भावना भाईचारा बनाना और इस देश का शासक बनना है, क्योंकि शासक होंगे तो हमें सभी लोग फॉलो करेंगे और इस देश की अच्छाई का राज होगा। बस इतनी सी बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय भीम नमोन्नत जय मानव। माननीय काशीराम साहब के विषय को लेकर चल रहे हैं और जिस पद प्रतिष्ठा से वो निकले हैं बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से, वो यहाँ पर बैठे हैं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद की हैसियत से यहाँ पर बैठे हैं। हम उनको सुनेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ एक तो बात कहने के लिए आया हूँ। हमारे बुजुर्ग ने भी कहा कि हमारे तो बाल सफेद हो गए, आपके बाल सफेद नहीं हुए, आपके बालों में जो काला रंग था वो हमने ले लिया और हम अपने जो हमारे जो बालों में जो काला रंग है वो हम अपने नौजवानों को दे जाएंगे। तो ये तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो ताकत है वो बढ़ती जा रही है। दूसरा, हमारे एक युवा भाई ने भी कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी भक्ति काल के बहुत बड़े कवि थे। शायद उनको गलतफहमी है। रविदास जी वैचारिक क्रांति के कवि थे। वैचारिक क्रांति वो लड़ रहे थे। जैसे कि उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि सामने वाला हमें झुकना चाहिए, सामने वाले के लिए हम बेशक झुके सामने वाले के लिए, लेकिन उस सामने वाले ने ही उनको भक्ति काल का बना दिया। रविदास जी कभी भक्ति के लायक नहीं जोड़ रहे थे। दूसरा, अभी हमने इस साल बाबा साहब के द्वारा 4 पत्रिकाएं निकलती थी जिसमें से मूक नायक एक बड़ी, आज तक भी वो कुछ लोग चला रहे हैं मूक नायक के नाम से, उसका 100वां वर्ष हम लोगों ने अभी इस वर्ष कोरोना काल के चलते मनाया है। उसके अलावा माननीय काशीराम साहब भी अपनी मीडिया को खड़ी करने की बात कहा करते थे। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कहूंगा। यहाँ जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, आपसे सिर्फ एक ही अपील है कि हमारे पास हमारे लिए कोई मीडिया नहीं है, लेकिन आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम रोज हुआ करें? हद में संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है। बहुजन मीडिया में इस समय दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 150 के करीब चैनल काम कर रहे हैं। जब भी आपको लगे आपका मन उदास हो, बाबा साहब की याद आपको आए, माननीय काशीराम साहब की बात की याद आपको आए, या बहन जी के बारे में आपको कुछ समझना हो, सोचना हो, उन किसी भी चैनल को एक को सब्सक्राइब करें, उसको खोलें और तुरंत इस तरह के कार्यक्रम आपको लाखों की संख्या में दिख सके। तो इतनी सी बात मुझे धन्यवाद।